नमस्कार दोस्तों, वीडियो आधुनिक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 चैप्टर दूसरा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। उसमें पहली हेडिंग है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगले चैप्टर में अगले पार्ट में आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया था गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। इसमें हम थोड़ा लॉन्ग जानकारी लेंगे कि कहते किसे हैं, इसका कौन कौन सा प्रकार है और इस पे कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसमें ये सब चीज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। उस दिन भी आप लोगों को बताया गया था कि गोलीय दर्पण जो है वो कांच के खोखले गोलों का काटा जाता है। मतलब कि अंदर सब खाली होता है, सिर्फ ये चारों तरफ एक कांच होता है जो गोल होता है। ठीक, तो ये इसे हम कह भी सकते हैं कांच का खोखला गोला। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले ये कांच का खोखला गोला है, इसका कोई भी एक पार्ट हम काट लेते हैं। कोई भी एक पार्ट, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई भी एक पार्ट हम काट लेंगे जिसमें दो पृष्ठ होगा, एक आगे का पृष्ठ होगा, एक पीछे का पृष्ठ होगा। इसमें भी एक आगे का पृष्ठ होगा, एक पीछे का पृष्ठ होगा। तो उसके एक भाग, चाहे आगे वाले पृष्ठ को, चाहे पीछे वाले पृष्ठ को, किसी एक भाग को आप कलई कर देंगे, चांदी का लेप लगा देंगे और दूसरा भाग क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देंगे। तो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। फिर से समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, पहले कांच का एक खोखला गोला होता है, मतलब कि अंदर खाली होता है। कांच का खोखला गोला होता है जिस प्रकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लेप नहीं है, इसे काटा भी नहीं गया है, तो एक कांच का सिर्फ खोखला गोला गया, इस प्रकार था ये। अब इसको हम लोग करते क्या है कि किसी एक पार्ट को हम लोग काट लेते हैं, चाहे ये वाला पार्ट इधर से काट लीजिए, चाहे एक पार्ट इधर से काट लीजिए। मान लीजिए हमने दो पार्ट काटा, एक दाहिनी तरफ से काटा और एक बाएं तरफ से काट लिया। उसके बाद काटने के बाद आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार के, दाहिने वाले का हम फिगर इधर बना दे रहे हैं, बाएं वाले का फिगर उसके नीचे बना दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसमें दो पृष्ठ बन जाता है, एक हमारा दाहिना पृष्ठ हो जाता है और एक बाएं का पृष्ठ हो जाता है। चाहे इस प्रकार कर सकते हैं कि एक आगे का पृष्ठ, एक पीछे का पृष्ठ, जिस प्रकार आपको समझ में आए। अब देखिए इसके किसी एक पृष्ठ को, चाहे आगे वाले पृष्ठ को, चाहे पीछे वाले पृष्ठ को, किसी एक पृष्ठ को हम क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं, चांदी का लेप लगा देते हैं। और दूसरा पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पृष्ठ, इसको परावर्तक बना देते हैं। तो जो हमारा दर्पण होगा, जो हमारा निकाय होगा, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। अब देखिए इसकी परिभाषा चित्र की सहायता से बड़ी आसानी से निकालेंगे हम। चित्र की सहायता से इसकी परिभाषा बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। सीधा हम फिगर को देखेंगे और कहेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया गया होता है, या चांदी का लेप लगाया गया होता है, जिसका एक भाग कलई किया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। परावर्तक मतलब कि उससे कोई प्रकाश डालेंगे तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। और जो क्रिया कराई जाती है, जिस पृष्ठ पे कराई जाती है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया गया होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका एक भाग, इसका भी एक भाग क्या किया गया है, कलई किया गया होता है, तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, जिसको गोलीय दर्पण की परिभाषा आ गई उससे समझिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा एक लाइन का परिवर्तन है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सिर्फ इतना कहेंगे, वह गोलीय दर्पण
अवतल दर्पण किसे कहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों है ये क्या है, इसी के प्रकार है। तो कहेंगे वह गोली दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उभरा है और इधर से दबा है। परावर्तक पृष्ठ हमारा दबा हुआ है और कलई किया गया भाग क्या है, उभरा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो सिर्फ इसकी परिभाषा इतनी आसानी से निकालेंगे फिगर की सहायता से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया होता है, जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया होता है, जबकि दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण, उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई किया गया होता है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है। गोली उत्तल दर्पण कहलाता है या सिर्फ उत्तल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसका एक भाग कलई किया गया होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसी के अंदर से फिगर निकाल के हम लोग दोनों का परिभाषा निकाल देते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया होता है, जबकि दबा हुआ भाग परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई किया गया होता है, जबकि उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली उत्तल दर्पण कहलाता है। हमारी अगली हेडिंग है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कहते किसे हैं, क्या क्या है। तो इसमें हमारा पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? पहले हम ये समझेंगे कि ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है और इसी के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब इसके मध्य पॉइंट को, एकदम बीच के पॉइंट को, जितनी दूरी इधर से इधर होगी उतनी दूरी इधर से इधर होगी, तो इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कहेंगे गोली दर्पण के। आपको पता होगा कि ये जो नीचे जगह नहीं था इसलिए हमने इसको बगल में लिख दिया है, ये अवतल दर्पण है और ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। तो आप देख सकते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो पहले ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। ये एक गोली दर्पण का प्रकार है, इसलिए हम कहेंगे कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझेंगे, ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है, इसके प्रकाश किरण आपतित होती है और टकराने के बाद क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक इस पृष्ठ को जिस पर परावर्तन क्रिया कराई जाती है उस पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? ये एक गोली दर्पण है, गोली अवतल दर्पण है। तो हम इसकी परिभाषा किस तरह बनाएंगे? मान लीजिए पेपर में आ गया कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो सिंपल से अगर आपको सिर्फ फिगर, हम मानते हैं क्लास 10th का जितना भी फिजिक्स है सब फिगर और हमारा सूत्र और फिगर दोनों की सहायता से हम उसकी परिभाषा, उसका वर्णन कर सकते हैं आसानी से। देखिए हम इसमें दर्पण का ध्रुव किस प्रकार दिखाते हैं आपको, सीधा कह देंगे कि गोली दर्पण की, ये हमारा क्या है? गोली दर्पण है, गोली अवतल दर्पण है कहेंगे, क्योंकि गोली इसलिए कहेंगे, गोली दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अवतल दर्पण भी आ जाता है और उत्तल दर्पण भी आ जाता है। तो हम कहेंगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। पहली हेडिंग हो गई। उसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब देखिए इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें भी देखिए ये हमारा क्या है? इधर से इतना पूरा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कर देंगे? ध्रुव P।
एक परिभाषा आ गई। P किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक है D। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अभी हमने आप लोगों को बताया गोली दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या गोली दर्पण कैसे बनता है? तो हम लोग जाने थे कि एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। मान लीजिए एक खोखला गोला था, कांच का एक खोखला गोला था। इसका केंद्र जो है क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से समझेंगे, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब किससे काटे गए थे? कांच के खोखले गोले का काटा गया था। तो उस कांच के खोखले गोले का, मान लीजिए पहले एक गोला था और उसमें से हमने इतना इसको काट लिया, इतना ही इसमें से इसको काट लिया। उसके बाद इसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया, चांदी का लेप लगा दिया। उसके बाद दूसरा पृष्ठ क्या कर दिया हमने? परावर्तक बना दिया। तो हमारा क्या हो गया? गोली दर्पण हो गया। तो दर्पण का वक्रता केंद्र कहते किसे हैं? सीधी सी बात है कि जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया था उसके केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कहेंगे परिभाषा में क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? आप कहेंगे दर्पण, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले का काटा गया भाग होता है, जिस गोली दर्पण, उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों आ जाएगा हमारा। तो कहेंगे गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके बीच वाले पॉइंट को, उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ इस गोली दर्पण के लिए, जिसमें हम काटेंगे, खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को कलई कर देंगे, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देंगे। तो जो हमारा खोखले गोले का जो हमारा केंद्र था, उस खोखले गोले का केंद्र कहलाएगा। लेकिन इस गोली दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, उनके लिए क्या कहलाएगा? वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। वही पॉइंट इस खोखले गोले के लिए केंद्र कहलाएगा। और वही पॉइंट जो है, हम उसके एक पार्ट को काट के उसका एक पृष्ठ कलई कर देंगे, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देंगे। एक पृष्ठ कलई कर देंगे, दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देंगे। तो वही पॉइंट जो है इस गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र बन जाता है, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? फिगर से कहेंगे गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के सामने होता है, दर्पण के आगे होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। हो गया। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कांच के गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सीधा देखिए, फिगर से हमको परिभाषा बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। फिगर में और कभी भूलते भी नहीं, उसको आराम से परीक्षा में बैठ के कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा क्या है? ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितनी आसानी से आ गया। सीधा कर देंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या आ गई। सिर्फ देखिए, वक्रता केंद्र ध्रुव इनकी जो बीच की दूरी होगी वही हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो परिभाषा में कर दिए हम, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? देखिए, हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया।
यहाँ पर कहीं पर हमारा क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र, जो गोली दर्पण का खोखले गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहीं पर कहीं पॉइंट है जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा पी हो गया। अब देखिए अभिलंब किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, दर्पण के किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब हो जाती है। जैसे दर्पण का कोई भी गोली दर्पण का कोई भी एक पॉइंट, कहीं से भी एक पॉइंट लेकर उसे वक्रता केंद्र से मिला देंगे। उसे वक्रता केंद्र से, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसे वक्रता केंद्र से जब मिला देंगे तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये रेखा मिला रही है दर्पण से 90 अंश का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप जानते हैं दर्पण, आपको भी बताया गया था परावर्तक में कि इस प्रकार चित्र बताए थे, उसमें अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तो दर्पण से और उस रेखा के बीच 90 अंश का कोण बन रहा था, तो उसे अभिलंब कह रहे थे। अब वही सब इसमें भी लग रहा है, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र से, हम आपको बता रहे हैं केंद्र से, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए अब हम कोई नया ले रहे हैं, इसको वक्रता केंद्र को इस दर्पण के किसी भी बिंदु को, कहीं से भी हम कोई भी एक पॉइंट लेकर उसको इससे मिला देंगे, वक्रता केंद्र से मिला देंगे, तो वही जो रेखा होगी वही इस दर्पण का अभिलंब कहलाएगा। अब देखिए ये रेखा इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक, अभिलंब किसे कहते हैं, दर्पण के किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को, दर्पण के किसी भी पॉइंट को, गोली दर्पण के किसी भी पॉइंट को वक्रता केंद्र से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे अभिलंब कहते हैं। आसानी से परिभाषा निकल गई। उसके बाद आगे हम मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हमने आपको वक्रता केंद्र बताया, यही कहीं पर वक्रता केंद्र कैपिटल सी था। सिर्फ इतना कहना है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यही हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष में अंतर क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी जो हम लेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी लेंगे, तो वो दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या स्मॉल r कहलाती है। लेकिन मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब अगला हमारा हेडिंग है दर्पण का द्वारा। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर हम M1 मान लेते हैं, यहाँ पर M2 मान लेते हैं। अवतल दर्पण में वही उत्तल दर्पण में मान ले रहे हैं M1 और M2। द्वारा का मतलब जहां जहां से खुला हो, सिंपल सा कर देंगे गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाह्यतम छोर को द्वारा कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाह्यतम बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। इसे M1 तथा M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसे व्यास भी कह सकते हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। इसे M1 तथा M2 से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, सब सिर्फ एक फिगर से ही आ जाएगा, जिसको फिगर याद हो जाएगा उसे सब आ जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाए, ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से भी जाए, सिर्फ क्या हो, मुख्य अक्ष की, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष, ये भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो है गोली दर्पण से या दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। अगर कई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मतलब इनकी बीच की दूरी हर जगह समान, यहाँ पर भी समान हो, यहाँ पर भी समान हो, हर जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से चली हो पूरा दर्पण तक उसकी बीच की दूरी समान हो, उसे कहते हैं समांतर है। इनकी बीच की दूरी, मुख्य अक्ष और ऊपर वाली किरण की बीच की दूरी हर जगह समान हो, उसी प्रकार नीचे भी होगा। अगर समांतर होकर जाती है सभी प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तो दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, एक बिंदु पर आपस में काटती है। उस बिंदु को कहते हैं क्या, मुख्य फोकस या फोकस से, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्रता, ये वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, और इसी रेखा के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, इसी रेखा के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लीजिए 1 2 3 4 प्रकाश किरण हो गई, तो दर्पण से ये हमारा हो जाएगा गोली दर्पण, चाहे अवतल दर्पण कहें चाहे गोली दर्पण कहें। और गोली दर्पण कहेंगे तो दोनों पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है या आपस में काटती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से, सिर्फ फिगर की सहायता से कितनी आसानी से इनका परिभाषा निकाल ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ फिगर आपको ध्यान में रखना है, करना क्या है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं सिर्फ ये बताना है। तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये भी पीछे चला जाता है, ठीक। तो हमारा ये मुख्य अक्ष हो गई, ये रेखा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, गोलीय दर्पण के या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या आपस में, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर आपस में काटती हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसे बड़े एफ या कैपिटल एफ से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अगला हो गया फोकस दूरी, किसे कहते हैं। देखिए, अब ये हमारा जब पॉइंट मुख्य फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया, जिस तरह वक्रता त्रिज्या किसे निकाले थे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से, उसी प्रकार मुख्य फोकस और ध्रुव से हम क्या निकाल देंगे, फोकस दूरी। कहेंगे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से, मुख्य फोकस तथा ध्रुव की बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस तथा ध्रुव की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है फोकस तल, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा में लास्ट हेडिंग नंबर हमारा है फोकस तल किसे कहते हैं। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा मुख्य अक्ष की लंबवत होती है।
अब देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, इससे होकर गुजर रही है, इसमें भी ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। उसके बाद मुख्य अक्ष और इस रेखा के बीच कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। तो हम सीधी सीधी बात है, चित्र देख के हम फिगर देखकर हम इसके सारे परिभाषा निकाल सकते हैं, जितने भी परिभाषा सभी। अब देखिए क्या कहेंगे, फोकस किसे कहते हैं, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे फोकस तल कहते हैं। अगली हेडिंग है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। मतलब कि अभी देखिए आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है। उसके लिए पहले इस 3 नियमों को जानना जरूरी है, जिसमें से हम किसी भी दो नियम का उपयोग करके हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं भी बना सकते हैं जहां पर दिया रहता है नियम के अनुसार। देखिए इसमें पहला नियम क्या है, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। जब मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, उसके सामने कौन सी वस्तु कहाँ रखी जा रही है, इस 3 नियम की सहायता से, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इन तीनों नियम की सहायता से 3 नियम में से किसी भी 2 नियम का उपयोग करके हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बता सकते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, पहले तो ये कहेंगे कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, जिसके लिए 3 नियम है। इस 3 नियमों में से किसी भी 2 नियम का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो हमारा पहला नियम क्या है, सीधा आप लोगों को अभी कुछ समय पहले बताया गया कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, सिर्फ उसमें से थोड़ा सा ऐड कर देना है। क्या करना है, कहेंगे प्रथम नियम क्या है कि मुख्य अक्ष की, ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष है, सभी लोगों को पता है ये मुख्य अक्ष है। हमें अभी बताया कुछ 5-10 मिनट बताया हमने कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे सभी दर्पण भी हो गया। उसके बाद देखिए कहेंगे क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। सिंपल था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण है तो जाती है, अगर उत्तल दर्पण है तो मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। इससे क्या, तो पहला नियम क्या हो गया कि मुख्य अक्ष की ये वाली लाइन हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये फिगर हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो देखिए थोड़ा सा जगह कम था इसलिए हमने नाम नहीं लिखा है इसका, आप लोगों को बता दिए हैं ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। उसके बाद द्वितीय नियम क्या है, कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। जैसे देखिए यहां पर इसमें ये हो गया, क्या कहेंगे, द्वितीय नियम क्या है हमारा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, अभी था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब द्वितीय नियम में जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। इसमें क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है,
मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। इसका मतलब है कि इस रेखा और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी हर जगह क्या है, समान है। तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष और प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर है। फिर से द्वितीय नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। अगला हमारा क्या है, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग से आई रहती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जिधर से आई रहती है उधर ही चली जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो तृतीय नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तृतीय नियम हो गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों में से किसी दो नियम का उपयोग करके हम अभी आगे आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी वस्तु कहां रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। सिर्फ हमें ये तीनों नियम याद होना चाहिए। आपको आज जितना पढ़ाया गया है, जितना भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया गया, अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिभाषा यदि आपको नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि क्या हमको नहीं समझ में आया है। तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं।